चलिए बच्चों, कक्षा 12 क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में आज बताने जा रहे हैं। जो एनसीईआरटी आधारित हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। चलिए देखिए कि क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस अगर हम करें तो किताबें जो होती हैं एनसीईआरटी की, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। भाग प्रथम में आते हैं तो इसके अगर हम लोग अलग करना चाहते हैं, अगर अलग कर लें भाग को, तो अकार्बनिक रसायन मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट अगर उसमें हम अलग करते हैं तो भौतिक रसायन होता है। इन सबसे मिला के कितने अंक का क्वेश्चन बनता है? 40 अंक का, जिसमें यहाँ से 22 नंबर का भौतिक रसायन से बन जाता है और अकार्बनिक से 18 अंक। फिर से देखो बच्चों, भाग प्रथम, भाग जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का, उसमें केमिस्ट्री के दो पार्ट हैं, एक अकार्बनिक रसायन है और दूसरा क्या है? भौतिक रसायन है। इन दोनों को मिलाकर कितने अंक का होता है? 40 अंक का। कितने अंक का? 40 अंक का होता है। भाग सेकंड में आते हैं तो कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिकों का जहां अध्ययन किया जाता है, उसमें से कितने अंक का पूछता है? 30 मार्क्स के 30 अंक का पूछता है। और एक पार्ट हमारा बच जाता है प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, वो कितने अंक का होगा? 30 अंक का होगा। कितने अंक का? 30 अंक का होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे अकार्बनिक भौतिक से कितने का? 40 अंक का। तो इसमें अकार्बनिक से जो होता है 18 नंबर का हो जाता है, भौतिक से 22 नंबर का हो जाता है, कार्बनिक से कितने? 30 नंबर को जाएंगे। तो ये आपके जो थियरी के हो गए, पेपर जो होगा वो 70 अंक का होगा, 70 मार्क्स का होगा। और ये हमारे 30 जो हैं वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ऐसे 100 अंक पे हमारा एग्ज़ाम होता है, जिसमें 70 अंक इसके होंगे आपके थियरी के जो पेपर होगा आपका, और 30 क्या है आपका? प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक है। तो अब हम लोग आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पार्ट फर्स्ट पे शुरू करते हैं। किससे? पार्ट फर्स्ट पे चलेंगे। तो पार्ट जो फर्स्ट है वहाँ पे अकार्बनिक रसायन और क्या है? भौतिक रसायन है। अकार्बनिक और क्या है? भौतिक रसायन। अपने बुक में आप देखो बच्चों तो भौतिक रसायन के पहले चैप्टर से शुरुआत हुई है, लेकिन हम इसको भी लेके चलेंगे। लेकिन पहले हमारा जो बेसिक है बड़ा मायने रखता है कि जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो अधिकतर बेसिक्स होता है। जितने भी कठिन टाइप के प्रश्न बन जाते हैं, आंकिक प्रश्न बन जाते हैं, अब वो बेसिक से ही होते हैं। हम लोग बेसिक से हटकर बड़ी चीज़ें खोजने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे यहाँ पे कि आपको इस तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बेसिक तैयार हो, उन चैप्टर्स को ही लेकर चलते हैं। तो हम लोग इसको भी शुरू करेंगे, लेकिन बट उसके साथ क्या, ये दोनों भौतिक वाला भी पार्ट हम लेकर चलेंगे और ये अकार्बनिक वाला भी चलेंगे। तो आज यहाँ पे जो बात शुरू होगी किस पार्ट से? अकार्बनिक से। किससे बच्चों? अकार्बनिक से। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम। कौन सा पार्ट? अकार्बनिक रसायन में। कौन सा? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है। अब बच्चों इसमें हम लोग चलेंगे, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने हैं। किस ब्लॉक के तत्व? पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने होते हैं। पढ़ने हैं डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, और पढ़ना है उप संयोजी यौगिक, उप संयोजी यौगिक। ये देख पा रहे हैं, ये जितने भी चैप्टर आप देख रहे हो यहाँ, इसका बेसिक ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इन सारे चैप्टर की बात कर ली जाए, अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर क्लियर है तो बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान से आप समझो, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है
तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके बेसिक से ही। किससे? बेसिक से ही। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभवतः सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो हम उसको बताएंगे आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक चैप्टर। यहाँ पे ये पी ब्लॉक में कई चैप्टर होते हैं, मिलाकर कई चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कुल इसमें अगर कह दें तो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने? 4 चैप्टर। तो एक बहुत लेंदी चैप्टर होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं डी ब्लॉक से। किससे? डी ब्लॉक से। अगर डी ब्लॉक शुरू करेंगे, डी ब्लॉक आपको आ जाएगा तो उपसंयोजी यौगिक बड़े आसानी से आ जाएगा। मानो दोनों चैप्टर एक ही हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे दोनों को मिला के हम लोग चलेंगे। अगर आपको ध्यान समझो, अगर आपको डी आया तो उपसंयोजी आ गया, लेकिन सबका बेस क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, हम तुरंत वीडियो बनाएंगे इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। हालांकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि 0 से लेकर आपको समझाएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिमाग में रख के चलेंगे हम लोग। फिलहाल चलते हैं, शुरू करते हैं कौन सा? डी ब्लॉक के तत्व। तो पहला लो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कौन सा? डी ब्लॉक के तत्व। ये देखो, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व। और इनको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। अब बच्चों ध्यान से आप समझो, चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 चैप्टर्स आपके क्लियर होंगे। डी ब्लॉक अगर हमको आया तो उपसंयोजी यौगिक क्लियर हो जाएगा। तो हमको बड़ा बेसिक पे चलना है, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे आपको, बड़े आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अब बच्चों ध्यान से आप समझो कि थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। डी ब्लॉक को पहले छोड़ते हैं, इसके बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या है कि हम डी ब्लॉक को कैसे पहचानें? तो हमको पहले पता है बच्चों, कोई तत्व दे दिया जाता है, कोई तत्व दे दिया जाए, तत्व का हम लोग परमाणु क्रमांक जानने की कोशिश करते हैं। याद ही रहता है संभवतः सभी को, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ समझ लेते हैं इसका परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक हमको पता हो गया। अब परमाणु क्रमांक जब पता हो गया तो इसका क्या कर लो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आप अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो, जिस अंतिम इलेक्ट्रॉन को विभेदी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? विभेदी इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर n-1 डी उपकोष में आ जाए, किस में आ जाए? डी उपकोष में आ जाए। n-1 डी उपकोष में आ जाए तो उन्हीं को कौन से ब्लॉक के तत्व बोलेंगे? डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व। अब बच्चों जो n-1 डी उपकोष है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे? तो पता करने का आसान सा तरीका देखो, हम लोग जानते हैं कोई परमाणु जब होता है तो उसमें कोष होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? कोष। कोषों को हम लोग ऐसे जानते हैं KLMNOPQ। ये बच्चों देखते हैं, तो इनको जो है एक मुख्य क्वांटम संख्या में ये से दिखाते हैं। 1, इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए जैसा देख रहे थे हम लोग, ये कोष है, कोष की क्रम संख्या को व्यक्त करने के लिए एक मुख्य क्वांटम संख्या ये आया। यही क्या है? कोष की क्रम संख्या। K के लिए 1 है, L के लिए 2, M के लिए 3। बच्चों ध्यान से आप समझो, तो जब ये कोष होता है तो कोष में उपकोष होते हैं। ये कोष उपकोषों से मिलकर बने होते हैं। और उपकोष में आता है SPDF कोष, और आते हैं लेकिन हम 4 ही जानेंगे। तो पहले वाले में S, यहाँ S और P, यहाँ SPD, यहाँ SPDF, बाकी सब में SPDF होगा। सब में क्या होगा? SPDF होगा। अच्छा अब ध्यान से आप समझो कि ये जो सबसे बाहर वाला होगा उसको N के सेंस में यहाँ लिया जा रहा है।
सबसे बाहर वाला जो सेल होगा वो n होगा। क्या होगा? n होगा। तो ध्यान से आप समझो फिर से, ये देखते हैं उपकोष हमने बना दिया है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि n-1d है क्या, n-1d है क्या। देखो जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग स्कैंडियम की बात कर लेते हैं। स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, हमको पता नहीं किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बोला गया आगे तत्व का क्या जानो परमाणु क्रमांक। तत्व स्कैंडियम है, हमने क्या लिया, एटॉमिक नंबर 21 है। इसका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो देखो लास्ट वाला कहाँ आया है, डी में आया, लेकिन कहा क्या रहा है, n-1d, n-1d उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन आए। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया तो डी ब्लॉक था, तो लेकिन थोड़ा सा पता कर ले कि n-1d है कि नहीं है। तो बच्चों जो सबसे बाहर वाला सेल है वो n है। यहाँ पे देखो पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये देखते हैं, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ n बराबर क्या है, 4 है। तो बाहर वाला सेल हमने n बराबर 4 लिखा। अब ये कह रहा है कि n-1d में ही आए, इसी उपकोष में आना चाहिए। अच्छा ध्यान से आप समझो, अब इसमें अगर आना चाहिए तो n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 - 1 और यहाँ क्या है, d। अगर हम लोग देखें तो ये आ गया 3d, लो मैच कर गया यहाँ से। तो इसका मतलब नहीं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, n-1d उपकोष में। किसमें आया है, n-1d उपकोष में। तो बच्चों हम कह सकते हैं वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बच्चों कौन किस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। चलिए ठीक है, ये डी ब्लॉक के तत्व आ गया। अब बात आती है क्या कि दूसरे केस में हमको ध्यान से आप समझिए कि इसको एक और नाम देते हैं यहाँ पे। अगर सेल हो जाता है तो कोई परमाणु है और परमाणु में बहुत से सेल होते हैं ऐसे। तो जब सबसे बाहर वाला जो सेल होता है उसे अल्टीमेट सेल कहते हैं। कौन सा सेल, अल्टीमेट सेल। उसके अंदर वाला जो होगा वो पेनल्टीमेट सेल कहलाता है। कौन सा सेल, पेनल्टीमेट सेल। उसके अंदर वाला एंटी पेनल्टीमेट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये बच्चों ध्यान से रखो, जो n-1d आ रहा है वो जो डी उपकोष होगा पेनल्टीमेट सेल का होगा। क्या, पेनल्टीमेट सेल के डी उपकोष में प्रवेश करता है, वही क्या है, डी ब्लॉक के तत्व। तो हम परिभाषित कर सकते हैं वे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, विभेदी इलेक्ट्रॉन n-1d यानी कि पेनल्टीमेट सेल के डी उपकोष में प्रवेश करता है, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। बच्चों चलो देखते हैं आगे कुछ और। अब जो डी ब्लॉक के तत्व है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ध्यान समझो, डी उपकोष में आ गया। n-1d कहाँ आ गया, उपकोष में आ गया। किस में आ गया, डी उपकोष में आ गया। तो ध्यान से आप समझो, ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब डी में आता है तो जो डी उपकोष होता है, तो डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं बच्चों। ये 5 कक्षकों को ऐसे बॉक्स में दिखाते हैं हम। कितने, 5 कक्षक है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब सोचते हैं कि एक कक्षक में कोई एक कक्षक होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 D2 D3 हो जाएगा, ये D4 D5। अभी अब देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से भर नहीं रहे हैं, 6 7 8 9। ध्यान से समझो। अब इसमें जो कक्षक होते हैं वो अपूर्ण रहते हैं, पूरे भरते नहीं हैं। जो डी उपकोष है पूरा भरा नहीं रहता। ध्यान समझो कि जहां तक भरा नहीं रहता, अगर वो D10 में आ जाता है तो ऐसे तत्वों को बोलेंगे कि ये संक्रमण तत्व नहीं है।
ध्यान समझिए, डी ब्लॉक के तत्वों के एक तत्व और कहते हैं संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे तो कहा गया कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो D1 से कहाँ तक, D9 तक वाले ही संक्रमण तत्व होते हैं, जिसमें डी उपकोष क्या हो, अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण हो। तो ऐसे ही तत्वों को क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? संक्रमण तत्व कहेंगे। अगर जैसे ही D10 में आ गया कोई तो ये संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान समझिएगा, ये संक्रमण तत्व नहीं है। अब ये तो बात रही है पहचानने का तरीका। अगर हम कहें कि अगर हम लोग D1 से D9 तक चलते हैं, अगर ऐसा विन्यास हमको मिलता है n-1d का, n-1d का अगर ऐसा विन्यास मिलता है तो ये सभी क्या है? संक्रमण तत्व है। क्या है? संक्रमण तत्व है। तो बच्चों संक्रमण तत्व का विन्यास ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में परिभाषित क्यों करते हैं ऐसे? तो पहचानने का तरीका रहा कि संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, कारण क्या है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो रीजन देखिए, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो जो यस और पी जो हमारा ब्लॉक है उसके बीच रखा गया है डी। और ये जो यस ब्लॉक के तत्व होते हैं ये धनायन बनाने की ज़्यादा प्रवृत्ति रखते हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं। और ये कम धन विद्युतीय तत्व होते हैं। ये वाले यस ब्लॉक के जो तत्व है, यस ब्लॉक की बात कर लें हम लोग। यस ब्लॉक में जैसे बच्चों आता है एल्कली मेटल आते हैं, एल्कलाइन आता है। अब जैसे अगर ऐसे बात कर लो, जैसे हम लोग यहाँ पे सोडियम ले लिया और क्या है ये मैग्नीशियम ले लीजिए, तो ये सोडियम एल्कली है, ये क्या है क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु है। तो ये देखते हैं ये Na+, ये Mg+। अब ये ज़्यादा अस्थायी व्यवस्था में रहता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो ये क्या है? धन विद्युतीय तत्व हैं। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये जो यस ब्लॉक की यौगिक है आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या? आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब ये कम धन विद्युतीय तत्व होते हैं। ये क्या होते हैं? कम धन विद्युतीय तत्व होते हैं। अधिकतर ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। कैसे? सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो जो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन दोनों के लक्षणों से संकरित होते हैं, इनके बीच के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये खासियत होती है, ये आयनिक भी बनाते हैं और ये क्या सहसंयोजी भी बनाते हैं। ये जो हमारा पी ब्लॉक है ये आयनिक में भी जाता है और सहसंयोजी भी जाता है। तो जो हमारा डी है वो इसके कैरेक्टर और इसके कैरेक्टर से क्या होता है? संक्रमित होता है। अब ये दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर देता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब संक्रमण तत्व जब आ गई बात, तो संक्रमण तत्व के बारे में डिटेल यहाँ से प्रश्न आपके बोर्ड में बनता है। ध्यान से समझिए कि ये जो जिंक होता है, जिंक की बात कर लीजिए, कैडमियम की बात कर लीजिए, मरकरी की बात कर लीजिए, ये संक्रमण तत्व नहीं है। ध्यान से समझिएगा। ये तो ये डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? डी ब्लॉक के तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व नहीं है। ये संक्रमण तत्व नहीं है। और कापी कलम लेकर बैठ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ सब पॉइंट आने वाला है बोर्ड का। पूछता है कि ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और क्या ये मरकरी की बात करते हैं, तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी उपकोष में जाता है, लेकिन जो n-1 डी उपकोष होता है वो D10 वाला कंडीशन पकड़ता है। तो जितने भी D10 वाले होंगे वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं बच्चों। फिर से देखिए, जिंक, कैडमियम और क्या मरकरी की बात करिए तो ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? तो कारण क्या बताएंगे कि
ये जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो ये डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो कहा जाता है कि डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व वही होते हैं, जो संक्रमण तत्व उन्हीं को कहते हैं जिनमें D1 से D9 वाली अपूर्ण व्यवस्था हो। वो क्या करें कि दोनों को कैरेक्टर से क्या प्रभावित हो, S ब्लॉक और P ब्लॉक से, दोनों का कैरेक्टर लेके चले। लेकिन जो D10 है ऐसा नहीं करता, वो केवल ऐसे बता लीजिए कि जैसे जिंक है, जिंक सदैव ये डबल प्लस में ही रहता है, और बिल्कुल जैसे क्षारीय मृदा धातु रहती है उस व्यवस्था में रहता है। तो कहिए कि पी वाला एक कैरेक्टर से संक्रमित हो तो ऐसा नहीं हो पाता है, वैसे यौगिकों को फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में ही बोला गया कि नहीं, यह संक्रमण तत्व नहीं, ये केवल डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए कि जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? तो आप लिखेंगे कि इन्हें डी ब्लॉक का तत्व इसलिए कहते हैं कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है, जो डी ब्लॉक के तत्वों के अनुसार आता है। लेकिन संक्रमण तत्व उन्हें कहते हैं जिनमें अपूर्ण क्या हो, डी उपकोष हो। लेकिन संक्रमण तत्व के अकॉर्डिंग चलें तो जिंक, कैडमियम में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि n-1 D10 का विन्यास ले लेता है, जो संक्रमण तत्व के अकॉर्डिंग नहीं है, जो संक्रमण तत्व के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे संक्रमण तत्व की परिभाषा ही बताई जा रही है कि अपूर्ण डी उपकोष हो, क्या हो, अपूर्ण डी उपकोष हो, और यस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच के कैरेक्टर से क्या हो, प्रभावित हो, वो संक्रमित हो। यानी संक्रमित से मतलब है कि उसके कुछ लक्षण मेरे अंदर आ गए, कुछ उसको रोग हुआ, मुझको हो गया, संक्रामक रोग जैसे आप कहते हैं कि नहीं, छुआछूत से ये रोग फैल रहा, तो वो वाला कैरेक्टर मेरे अंदर आ रहा है। तो वही चीज़ है, जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, ऐसे केस में कि कोई अब छींक दे रहा है, ऐसा हो जा रहा है, तो आप उससे संक्रमित हो जा रहे हैं। तो उसी केस में ये बोला जा रहा है कि नहीं, वो गुण वाला उसके अंदर क्या आ जाए, संक्रमित हो जाए, तो जो D10 में होगा तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। इसलिए जिंक, कैडमियम और क्या, मरकरी को क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात, प्रश्न यहाँ बचती है बच्चों, तो अगर हम चलें एक बात कर लें, आता है कापर की बात, तो कापर जब हम लोग चलेंगे, ये डी ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। लेकिन जब कापर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है बच्चों, क्या होता है, 29 होता है। तो इसका कहा गया कि चलिए सारा पता करते हैं। पहले तत्व का एटॉमिक नंबर जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लो ये 3d9 आ गया। तो कहते हैं कि नहीं, ये डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है। लेकिन ये अपवाद है, इसका विन्यास ऐसा नहीं, तो वास्तविक कैसा हो जाता है। तो वास्तविक में जो लोग चले, अभी हम लोग देख रहे हैं ऐसे, ये नियमानुसार है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम है बच्चों। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो हम बताएंगे आपको। अब ये वास्तविक चलते हैं तो 4s1 3d10 हो जाता है, ये वास्तविक है। क्या है ये, वास्तविक मतलब नियम लगाया गया कि नियमों से ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ऐसा कहा कि ये कि ज़्यादा अस्थायी होता है और ये वाला कम अस्थायी होता है। इसका डिटेल अभी आगे हम देखेंगे। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करना है, हम कर सकते हैं, तब तो ये D10 में है, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं, यहाँ कर सकते हैं, जो नियम है उसे कर सकते हैं। लेकिन जब ये आयन फॉर्म में जाता है, ध्यान से आप समझो, ये Cu प्लस में और ये Cu डबल प्लस में, Cu प्लस में रहता है तो D10 में रहता है, और ये Cu डबल प्लस में रहता है तो D9 में रहता है। किस में रहता है, D9 में रहता है। अब कहते हैं कि Cu डबल प्लस जो होता है एक्वस सिस्टम में, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसके कारण ये D9 केस में रहता है, स्टेबिलिटी के सेंस में। तो इसलिए हम बोलेंगे कि नहीं, ये डी ब्लॉक का तत्व है, संक्रमण तत्व है। लेकिन ऐसे केस में नहीं कर सकते, याद रखिएगा। Cu प्लस केस में D10 है, तो ऐसे केस में कहना मुश्किल है।
अब ये धातुएं हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है, धनाएं बनाती है, तो ये इस फॉर्म में रहेगा और इस फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर कहिए कि जो सामान्य नियम है तो ये D10 ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि ये D9 पहले था, तो ये D10 में क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का मान जब को कंपाउंड जनरेट करता है तो कंपाउंड में जब एक्वस सिस्टम में जाइए तो ये ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रखता है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है। जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है एक्वस सिस्टम में वो D9 का केस में Cu++, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं Cu+, Cu++, ये ज़्यादा क्या है, अस्थाई। तो यहाँ इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसे केस में संकरण तत्व तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे केस में क्या बोलेंगे, संकरण तत्व बोलेंगे। तो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बेसिक में ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलती रहेंगी। तो थोड़ा सा हमने देखा कि संक्रमण तत्व के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। फिर से देखो बच्चों कि संक्रमण तत्व क्या होता है, कि जिनके पास डी ब्लॉक के वे तत्व जिनका अपूर्ण डी उपकोष होता है, यानी कि D1 से D9 तक होते हैं, उन्हीं को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो कॉपर तो क्या देखते हैं, D10 में नहीं होना चाहिए, लेकिन आयन के फॉर्म में चले तो आयन के फॉर्म में Cu++ का केस, Cu++ का केस और D9 का केस है। ये जो प्योर स्टेट में अगर आए तो D10 में रहना पसंद करता है, लेकिन जैसे एक्वस सिस्टम में आया तो ये D9 में फिर आ जाता है। तो ये D9 क्या है, संक्रमण तत्व के लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ ये कर रहा है, इसके डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना रहे हैं। ये होता है ना कि वेरिएबल बैलेंसेस होकर जब डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाए तो डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने लगता है। यहाँ देखते हैं कि यस है डी, पहले यस आया, यहाँ पे यस बनाया, यस के साथ क्या बनाया, डी भी बनाने लगा, तो डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो जिसके कारण ये है, ये व्यवस्था इसकी संक्रमण वाली है, संक्रमण तत्व वाली है, लेकिन ये नहीं। तो ऐसे केस में हम नहीं बोलेंगे कि ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में आ रहा है, ऐसे केस में बोलेंगे। तो इसी कारण नहीं हम कॉपर को बोलेंगे कि नहीं क्या है, संक्रमण तत्व है। अब चलो बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों का, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण हम करते हैं। देखिए ध्यान समझिए, अब ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, अब इनका हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ध्यान से आप समझो बच्चों कि अब इनका क्लासिफिकेशन हम लोग N-1 डी उपकोष के आधार पे करेंगे। किस पे, N-1 डी उपकोष के आधार पे करेंगे। अगर ध्यान समझो N-1 की वैल्यू क्या आ गई, 3D, N-1 डी की वैल्यू आई 4D, 5D और क्या 6D। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का इसमें आ रहा है 3D में, अगर वो कहाँ आ रहा है 4D में, कहाँ आ रहा है 5D में आ रहा है और कहाँ आ रहा है 6D में आ रहा है, तो वर्गीकरण करते समय कहेंगे कि ये जो 3D में आएगा वो 3D श्रेणी का तत्व होगा और ये 4D श्रेणी के तत्व आ जाएंगे। अब ऐसे 5D और ऐसे ही ये क्या होगा 6D हो जाएगा। अब ध्यान समझो, अब ये 3D श्रेणी के तत्वों को कहते हैं प्रथम संक्रमण तत्व, प्रथम संक्रमण तत्व। अब इन्हें कहेंगे द्वितीय संक्रमण तत्व, ऐसे तृतीय संक्रमण तत्व और ऐसे ही चतुर्थ संक्रमण तत्व। अब बच्चों ध्यान समझो, ये हमको पहले ये 3D ही श्रेणी मुख्य रूप से पढ़ी। जो हमारा सिलेबस है वो किस पे आधारित है, 3D श्रेणी पे आधारित है। किस पे, किसी तत्व का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया बच्चों, क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में आ गया, किस में आ गया, 3D में आ गया, तो बोलेंगे ये 3D श्रेणी का तत्व है, इन्हें क्या कहेंगे, प्रथम संक्रमण। इसी प्रकार अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, 4D में आ जाएंगे, तो बोलेगा क्या, 4D श्रेणी का तत्व है या द्वितीय संक्रमण तत्व। ऐसे कहाँ आ जाए, 5D में आ जाए, ऐसे कहाँ आ जाए, 6D में आ जाए। तो बच्चों ध्यान समझो कि अगर यहाँ बात करें तो इन श्रेणियों में याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ जिंक, यहाँ कैडमियम, यहाँ क्या मरकरी, ये संक्रमण तत्व नहीं है, याद रखिएगा। 3D में कौन सा नहीं है, जिंक नहीं है,
4D में कौन नहीं है? कैडमियम नहीं है। 5D में कौन नहीं है? मरकरी है। कौन? मरकरी। याद रखिएगा इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, इसका 48 होता है, इसका 80 होता है। तो ये जो देख रहे हैं इनका जो विन्यास होता है बच्चों, ये D10 वाले हैं। क्या है? D10 वाले हैं। क्या है? D10 वाले हैं। तो संक्रमण तत्व नहीं है। अब कहिए कि प्रथम संक्रमण तत्व में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आता है? तो बच्चों कौन? जिंक। क्यों? बताया गया था, इसके पहले वीडियो में देखे थे आप, देखे थे अभी पहले। अब ये द्वितीय संक्रमण तत्व है। द्वितीय संक्रमण तत्व में अगर चले तो कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है द्वितीय श्रेणी में? तो कौन सा है? ये कैडमियम। कौन सा? कैडमियम। और इसमें कौन सा बच्चों? तृतीय वाले में कौन? ये। तो ये याद रखिए तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एक नंबर आपको दे जाएगा। बड़ा बेसिक पॉइंट पे आप दिमाग लगाते रहिए। तो हम लोग यहाँ अब तक जो बड़े हैं उसमें एक नंबर आपका क्लियर है कि एक नंबर ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में आपसे पूछेगा कारण वाले में कि संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आएंगे 3D के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 3D श्रेणी यही हमारा मुख्य सिलेबस है। तो अगर क्या सोच रहे हैं, वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।